सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो आज हम लोग जो है लेक्चर थर्ड कर रहे हैं, जो इंडियन पॉलिटी का हमने स्टार्ट किया था फंडामेंटल राइट्स का। ठीक है, तो आज हम कहाँ से स्टार्ट करें? तो फ्रीडम राइट्स जो 6 गारंटी किए गए हैं किसके अंडर? आर्टिकल 19 के अंडर जो 6 राइट्स हैं उसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। कल हमने इसके बारे में थोड़ा ओवरव्यू लिया था, स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेजिडेंस या प्रोफेशंस के बारे में। तो आज इनको हम लोग एक एक करके डिटेल वाइज करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला आता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। देखो, ये फंडामेंटल राइट जो है ना वो गारंटी किया जाए किस आर्टिकल के अंदर? आर्टिकल 19(1)(a) के अंदर। ठीक है, तो ये जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस में जो है ये की एस्पेक्ट क्या क्या है। देखो, इसका स्कोप क्या है। ये फ्रीडम राइट जो है ना, ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए, ये एक इंसान की ओपिनियन या थॉट्स या आइडियाज़ जो है किसी भी फेयर या सेंसरशिप के अलावा जो है या रिटेलिएशन के अलावा जो है सामने रख सकता है। ठीक है, अब देख लो, इसमें जो है वेरियस फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशंस भी हो सकते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं? देखो, जैसे प्रेस है, ये देखो ना, रिटर्न वर्ड हो सकते हैं, जैसे प्रेस हो गया, न्यूज़पेपर्स हो गए, है ना, आर्ट हो गया, कोई पेंटिंग बना रहा है ना, या कोई कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, या अदर फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन भी हो सकते हैं उसमें, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन या पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन या पार्टी के अगेंस्ट भी बोल सकता है ना। रीजनेबल होना चाहिए। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे जो है गवर्नमेंट की मोनोपोली नहीं होगी, है ना। जैसे और इसमें एक और आता है फ्रीडम ऑफ साइलेंस जो है ना, फ्रीडम ऑफ, वो भी इसमें आती है। ठीक है, फ्रीडम ऑफ साइलेंस, ठीक है, कि एक इंसान को चुप रहने का हक है, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन में है ना। डेमोन्स्ट्रेशन या पिकेटिंग कर सकता है, लेकिन स्ट्राइक का जो राइट नहीं होता है इसमें। ठीक है, समझे? तो इस तरह की चीज़ें हैं। इस राइट जो फंडामेंटल राइट है ये एब्सोल्यूट नहीं है। इट्स नॉट एब्सोल्यूट, इट इज़ अ फंडामेंटल राइट टू स्पीच, बट ये एब्सोल्यूट नहीं है। इस पर भी सर्टन रिस्ट्रिक्शन हो सकते हैं, जो सब क्लॉज 19 जो है 2 में जो सब क्लॉज है, सब क्लॉज 2, जो क्लॉज 2 है 19 का, आर्टिकल 19 को, उसमें जो मतलब कि गवर्नमेंट जो है फ्रीडम ऑफ जो स्पीच और एक्सप्रेशन है उसको रोक सकते हैं। किसके लिए? स्वर्गनिटी और इंटीग्रिटी के लिए, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट पे अगर कोई होता है, फ्रेंडली रिलेशनशिप जो है अपने नेबरिंग कंट्री के साथ जो है मेंटेन करने के लिए, या फिर पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी या मोरालिटी के लिए भी। मतलब हेट स्पीच जैसी चीज़ों को भी जो है वो नहीं है कि तुम किसी रिलीजन या किसी चीज़ के खिलाफ बोलोगे तो आपको फ्रीडम ऑफ राइट और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट या डिफेमेशन केसेस, जैसे किसी जाति, मज़हब या किसी के खिलाफ बोल रहे हो तो उसके खिलाफ केस हो सकता है। इंसाइटमेंट या किसी ऑफेंस को जो है, इंसाइटमेंट टू ऑफेंस, किसी ऑफेंस को जो है आप लोग किसी क्राइम को बढ़ावा देने के लिए कोई नारेबाजी या कोई जुलूस निकाल रहे हो तो वो चीज़ें नहीं होती। ठीक है, फ्रीडम ऑफ असेंबली देखते हैं, ये भी एक फंडामेंटल राइट है जो आर्टिकल 19 है ना, क्लॉज 1 सब क्लॉज कितना है, बी में जो है दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन के। ये क्या कहता है? ये राइट अलाउ करता है इंडिविजुअल को जो असेंबल हो सकते हैं पीसफुली विदाउट आर्म्स। देखो, विदाउट आर्म पीसफुली आप प्रोटेस्ट कर सकते हो, है ना, आप रैलीज निकाल सकते हो, आप पब्लिक मीटिंग कर सकते हो, डेमोन्स्ट्रेशन कर सकते हो, ताकि एक कलेक्टिव ओपिनियन और अपना ग्रीवियंस जो है सरकार के लोगों के सामने लाने के लिए। ठीक है, ये इंक्लूड नहीं करता राइट टू स्ट्राइक इसमें भी। ठीक है, देखो, राइट टू असेंबली में जो है ना, ये एक, हाँ, इसमें एक एक्सेप्शन है कि अंडर आर्टिकल 144 है जो इंडियन पीनल कोड का है, ये बताता है कि क्या 5 या 5 से ज़्यादा लोग अगर इकट्ठे होंगे वो कंसीडर किया जाएगा अनलॉफुल, अगर वो किसी इस इंटेंशन से इकट्ठे हुए कि वो कोई क्या क्राइम कमिट करेंगे, कोई ऑफेंस करेंगे फॉर इट, और या कोई इलीगल एक्टिविटीज़ करेंगे, है ना, या कोई ब्रीच करेंगे कॉमन पर्पज़ के लिए, कोई लॉ, है ना, किसी भी कॉमन पर्पज के लिए लॉ या पीस को ब्रीच करने के लिए, तो वो अनलॉफुल होगा। ये जो है इंडियन पिनल कोड डिफाइन करती है। ठीक है, बाकी आप असेंबल हो सकते हो कैसे भी, तुम जो है कोई पॉलिटिकल पार्टी पर डेमोन्स्ट्रेशन कर सकते हो, फ्रीडम है तुम्हें एक्सरसाइज करने के लिए पब्लिक लैंड पे, प्राइवेट लैंड पे नहीं। ये भी बात है कि पब्लिक लैंड पे, ठीक है, जैसे वो है ना रामलीला मैदान में जाके जब लोग करते हैं ना, या फिर जब लोग दिल्ली में और भी जगह पब्लिक प्लेसेस पे आप लोग इकट्ठे हो सकते हो, है ना, और जो है ये चीज़ें कर सकते हो, लेकिन पीसफुल होना चाहिए, विदाउट आर्म्स होना चाहिए। ये राइट है फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन में, ये राइट भी जो है इंक्लूडेड है, राइट टू फ्रीडम में। ठीक है, नेक्स्ट आता है फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन भी जो है, मतलब आप जो है आप इंडिविजुअल को फॉर्म करने के लिए कोई भी एसोसिएशन, यूनियन, ऑर्गेनाइजेशन, वेरियस पर्पज के लिए, जैसे सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स को अपने जो है पूरा करने के लिए। कैसे? मतलब आप कोई क्या कर सकते हो, आप कोई एसोसिएशन फॉर्म कर सकते हो या किसी ग्रुप का पार्ट बन सकते हो, आप किसी को पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर सकते हो, है ना, किसी पॉलिटिकल अपोजिशन दूसरी पार्टी ज्वाइन कर सकते हो, है ना, कलेक्टिव एक्शन लेने के लिए, मतलब इकट्ठे होकर जो काम आप कर सकते हो। किसके लिए? ये वाइटल है डेमोक्रेटिक गवर्नेंस के लिए और सिविल सोसाइटी के लिए। ये इनेबल करता है सिटीजन्स को कि इकट्ठे आके एक कॉमन गोल को परस्यू करने के लिए, कॉमन इंटरेस्ट को, अपने राइट्स को बचाने के लिए इंगेज कर सकते हो। आप कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बना सकते हो, है ना, आप जो है पॉलिटिकल पार्टी अपनी बना सकते हो, है ना, आप कोई ट्रेड यूनियन बना सकते हो, है ना, समझे?
तो ये जो है फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन में आता है ना। नेक्स्ट आता है फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, तो हमने पढ़ लिया ना, तो ये डबल डबल हो गया। इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन है, देखो फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन में भी जो है ना वो इज सब्जेक्टेड टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। किसकी वजह से? स्टेट से रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन हो सकती है, जैसे स्वर्गनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को खतरा ना हो, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट के लिए, पब्लिक ऑर्डर और मोरालिटी के लिए जो है स्टेट जो है इन रिस्ट्रिक्शंस को लगा सकता है, इस राइट को जो है रोक सकता है कि ये चीज़ें अगर करोगे तो ये राइट आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, इन चीज़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट जो है कुछ स्टेप्स ले सकती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस। देखो इंडिया में जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रोवाइड कर सकता है कि आप कहीं पे भी रिजाइड कर सकते हो या सेटल हो सकते हो। तो दो टाइप के, रिजाइड मतलब टेम्परेरी कहीं पे भी रह सकते हो, रेंट पे रह रहे हैं जैसे हम लोग स्टूडेंट्स रहते हैं, और सेटल भी हो सकते हो, परमानेंट भी सेटल हो सकते हो। ये राइट जो है ना ये एनेबल करता है इंडिविजुअल को चूज़ करने के लिए वो कहाँ रहना चाहता है, वो कहीं पे भी मूव कर सकता है एक स्टेट से दूसरी टेरिटरी में, है ना, और विद इन इंडिया के बीच में कहीं पे भी घूम सकता है। ये स्कोप एक ना राइट टू रेजिडेंस की क्या बनाता है कि एक कंट्री को जो है ना एक वन एंटिटी, है ना, एक यूनिटी के लिए है ना ये राइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर हम एक स्टेट से दूसरी जगह मूव ना कर पाएंगे तो एक बैरियर्स जो है ना वो ख़त्म किए गए। अगर बैरियर बन जाएंगे तो हम लोग जो है एक ही कंट्री में जो है डिवाइडेड हो जाएंगे, तो वो क्या लीड कर सकती है, बाल्कनाइजेशन को जो है लीड कर सकती है ना, समझे। तो इंडिया में वैसा नहीं है, इंडिया में हम कहीं पे भी जाके सेटल हो सकते। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी होती हैं जैसे स्वर्गनिटी, इंटीग्रिटी, वही सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, पब्लिक ऑर्डर, या कोई लॉ जो है स्टेट का या कोई जो है अर्बन जो प्लानिंग कमीशन का है उसके अकॉर्डिंगली अलग हो सकता है थोड़ा थोड़ा, है ना। कुछ चीज़ें जो है कुछ एक्सेप्शंस हो सकती हैं, बाकी वी हैव राइट टू फ्रीली जो है मूव थ्रू आउट द कंट्री। एक होता है फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस हो गया, एक है फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन। देखो इंडिया में जो है फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, देखो ये गारंटी किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में और अलो करता है कि इंडिविजुअल को प्रैक्टिस करने के लिए कोई भी प्रोफेशन में प्रैक्टिस कर सकता है। वो लीगल होना चाहिए बाय लॉ, है ना, अंडर द लॉ होना चाहिए। कोई भी ऑक्यूपेशन या ट्रेड या बिजनेस कर सकता है, ये नहीं कि मैरिजुआना का बिजनेस कर ले, नहीं, लीगल बिजनेसेस, है ना, वो अपनी चॉइस का कर सकता है। लेकिन वो की एस्पेक्ट क्या है कि ये फ्रीडम जो है ना एक वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज अलो इंडिविजुअल टू चूज देयर करियर, engage in commerce और pursue the entrepreneurship ventures without under influence। ठीक है, स्टेट का कोई इन्फ्लुएंस नहीं होगा कि तुम क्यों ये बिजनेस कर रहे हो। लीगल होना चाहिए बाय लॉ, जो है अंडर द लॉ होना चाहिए, है ना। वो एंटरप्रेन्योरशिप करे, वही कोई अपना करियर में कुछ करे, वो गवर्नमेंट जॉब के लिए परस्यू करे, या कोई वो बिजनेस अपना खोल ले, है ना, कुछ भी करे। ठीक है, उसकी जो है क्या है, गवर्नमेंट गिव्स फ्रीडम किसके अंडर, अंडर आर्टिकल 19A सब क्लॉज G। ठीक है, उसके अंडर देता है। ठीक है, लिमिटेशन है, वही लिमिटेशन है स्वर्गनिटी ऑफ इंडिया, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, या कोई जनरल पब्लिक इंटरेस्ट में अगर वो नहीं है, वो कोई बहन जो ड्रग्स का नशा कर रहा है, ड्रग्स का धंधा कर रहा है तो रोका जाएगा। वो कोई क्या जुआ का नशा कर रहा है, कोई सट्टेबाजी का है तो उसको बंद किया जाएगा, क्योंकि वो जो है पब्लिक इंटरेस्ट में, लार्जर जनरल पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ होता है। ठीक है, बाकी कुछ भी कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आर्टिकल 20 पे चलते हैं। आर्टिकल 20 क्या कहता है? आर्टिकल 20 कहता है कि प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन और ऑफेंस इन इंडिया। कोई कन्विक्शन या कोई ऑफेंस किया है उसके जो है क्या कारण, देखो आर्टिकल 20 जो प्राइमली क्या कवर करता है कॉन्स्टिट्यूशन में कि दिस आर्टिकल प्रोवाइड स्पेसिफिक सेफ गार्ड्स या टू ए इंडिविजुअल अगेंस्ट आर्बिट्री लीगल एक्शन। कोई आर्बिट्री लीगल एक्शन जो एग्जीक्यूटिव जो लॉ के अगर जो पुलिस जो है आर्बिट्री लीगल एक्शंस लेती हैं वहाँ पे भी इंश्योर करती है कि एक फेयर ट्रीटमेंट दिया जाए विद इन द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर। कैसे? नो एक्सपोस्ट फैक्टो लॉज, मतलब आर्टिकल 21A कहता है 21A कि स्टेट्स के दैट नो इंडिविजुअल कैन बी कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस दैट नॉट डिफाइंड इन एज एन ऑफेंस एट द टाइम इट वाज कमिटेड। देखो फॉर एग्जांपल एक इंसान ने किसी का मर्डर कर दिया है ना, लेकिन उस वक्त जो है वो लॉ नहीं था, वहाँ कोई लॉ नहीं था मर्डर के लिए, कोई क्राइम नहीं था, तो उसको नहीं किया जाएगा। यानी कि बाद में लॉ बना कि मर्डर एक क्राइम है तो उसको जो है पहले उसने जो क्राइम किए हुए हैं उसके लिए उसको सजा दी जाए ना, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, दिस मीन्स कि पर्सन कैन नॉट बी पनिश्ड अंडर ए लॉ दैट वाज इनेक्टेड आफ्टर द एक्ट वाज कमिटेड। कि खून करने के बाद लॉ पास हुआ कि खून एक क्राइम है ना, तो उसको पुराने खून के लिए जो है उसको जो है क्या किया जाए, सजा दी जाए। नहीं, जब तक लॉ के अकॉर्डिंगली कि जब एक्ट पास, जब लॉ बना हुआ है ना, उस लॉ के अंडर उसको क्राइम किया गया है। इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, है ना। तो वो जब ये समझिए आप एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज, मतलब
क्राइम करने के बाद कानून नहीं, पहले अगर कानून बना हुआ है उस कानून को वायलेट किया है तो सज़ा मिलेगी। ये नहीं कि बाद में कानून बना है तो उसको सज़ा दी जाएगी, ना ना ना, ऐसा नहीं होगा। नो डबल जेपर्डी एक और आता है इसका 21 आर्टिकल का सब क्लोज 2, 20 आर्टिकल का सब क्लोज, नो डबल जेपर्डी। इसका मतलब क्या है कि प्रोवाइडेड दैट नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड और पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस, कि एक क्राइम के लिए उसे 2-3 बार सज़ा नहीं मिलेगी। ये प्रोटेक्ट करता है इंडिविजुअल को फ्रॉम फेसिंग मल्टीपल ट्रायल फॉर द सेम अलिज्ड क्राइम। एक क्राइम के लिए एक ही बार सजा मिलेगी, ये नहीं 2-3 बार, डबल जेपर्डी नहीं होगी। प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, देखो प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि सॉरी, आर्टिकल 20 जो है सब क्लोज 3 ये इंश्योर करता है कि कोई भी पर्सन जो एक्यूज्ड है किसी भी ऑफेंस का शैल नॉट बी कंपेल्ड टू बी विटनेस्ड अगेंस्ट देमसेल्फ, कि अपने खिलाफ खुद विक्टिम को जो है नहीं होगा। क्यों? कोर्ट को, लॉ को, पुलिस को प्रूफ करना पड़ेगा ये क्रिमिनल है, ये नहीं कि ये बंदा अपने ही खिलाफ विटनेस है कि हाँ मैंने क्राइम किया है ना, ये विटनेस नहीं होगा। ठीक है, ये लिमिटेशन इंपोज करता है क्रिमिनल लॉज पे, नॉट सिविल लॉज और टैक्स लॉ। टैक्स लॉ और सिविल लॉज में ऐसा नहीं होता है, लेकिन क्रिमिनल लॉज में जो है ये ऐसा होता है कि जो क्रिमिनल है उसको उसके खिलाफ खुद ही विटनेस नहीं खड़ा किया जाएगा। कुछ चीज़ें होती हैं जैसे फिंगरप्रिंट्स होती है, कंपल्शन होता है, थंब इम्प्रेशन या स्पेसिमेन सिग्नेचर या ब्लड स्पेसिमेंट्स, इन चीज़ों का लिया जाता है ना। कंपल्सरली जो है प्रोडक्शन ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट, इट इज़ नॉट एक्सटेंडेड टू मटेरियल ऑब्जेक्ट या ओरल एविडेंस या डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए जाएंगे सेल्फ इंक्रिमिनेशन के। ठीक है, लेकिन ये है कि ये चीज़ें की जा सकती हैं ना, समझे। तो ये चीज़ थी आर्टिकल 20 में, ठीक है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। अब चलते हैं हम लोग प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ और पर्सनल लिबर्टी में, ठीक है, जो है आर्टिकल क्या है, आर्टिकल 21। तो आर्टिकल 21 क्या कहता है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी इन इंडिया इंश्राइंड की आर्टिकल जो है 21 में है कॉन्स्टिट्यूशन की। ये आर्टिकल जो है फंडामेंटल राइट है, और फंडामेंटल राइट्स है दैट गारंटी द फॉलोइंग है ना की राइट्स। जैसे मतलब आर्टिकल 21 जो है एक वाइडर इंटरप्रिटेशन इसकी दी गई है ना। आर्टिकल 21 ये भी स्टेट करता है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, कि किसी भी इंसान को उसकी लाइफ और उसकी जो पर्सनल लिबर्टी है, जो कुछ भी वो कर सकता है अपनी मर्जी से जो है, उससे उसको डिप्राइव नहीं किया जाएगा, वो उसे मिलनी चाहिए, एक्सेप्ट के अगर कोई कानून है जो उसे जो है इस चीज़ों से रोकता है। ठीक है, इंटरप्रिटेशन जो है पब्लिक लिबर्टी की जो है सुप्रीम कोर्ट ने ओवर द टाइम जो है बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐड की हैं। जैसे क्या है, प्राइवेसी को ऐड किया है, हेल्थ को ऐड किया है, इन्वायरमेंट को ऐड किया है, एजुकेशन को ऐड किया है, शेल्टर को ऐड किया है। ये सारी चीज़ें जो हैं एक इंसान की जो है मीनिंगफुल लाइफ को बनाने के लिए ना, पर्सनल लिबर्टी को जो है प्रोटेक्शन, लाइफ की प्रोटेक्ट करना, सिर्फ ये नहीं कि वो जिंदा हो और चाहे किसी भी हालत में हो, है ना, वो नहीं, कि गवर्नमेंट को हैव टू टेक सम एफर्मेटिव एक्शन, सोचो कि उसे शेल्टर का भी राइट है गवर्नमेंट की तरफ से, एजुकेशन का राइट है, उसे क्लीन इन्वायरमेंट उसका हक है, हेल्थ उसका हक है, प्राइवेसी उसका हक है। तो ड्यू प्रोसेस का वजह यहाँ फ्रेज क्या हुआ कि फ्रेज क्या यहाँ ऐड किया गया, प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ इम्प्लाइज कि एनी डेप्रिवेशन ऑफ लाइफ या फिर पर्सनल लिबर्टी मस्ट फॉलो, देख मस्ट फॉलो जस्ट एंड रीजनेबल प्रोसीजर, दिस प्रोटेक्ट द इंडिविजुअल फ्रॉम आर्बिट्री एक्शन ऑफ द स्टेट। के देखो प्रोसीजर जो एस्टेब्लिश बाय लॉ होता है ना, वो क्या इंप्लाई करता है कि कोई भी डेप्रीवेशन जो है लाइफ या लिबर्टी का है ना, मस्ट फॉलो फेयर, कि एक मतलब एक फेयर चीज़ और जस्ट और रीजनेबल प्रोसीजर से ही हटाया जा सकता है कोई लाइफ और पर्सनल लिबर्टी से। नहीं तो जो इंडिविजुअल को जो है ना, ये जो है प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ है ना, जो रीजनेबल लॉज और जस्ट लॉज हैं, वो आर्बिट्री एक्शंस जो स्टेट लेती है ना, किसी को ज़बरदस्ती उठा के जेल में, उससे रोकती है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। विदाउट इट ना एक मीनिंगफुल जो है ना, मीनिंगफुल लाइफ इज नॉट पॉसिबल, समझे। ठीक है, इसमें प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ आता है। ठीक है, ये एक अमेरिकन एक्सप्रेशन था, जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है ना, उसका ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है अमेरिकन इंस्टीट्यूशन। पर्सनल लिबर्टी जो है पर्सन की वो डिप्राइव नहीं होनी चाहिए, हालांकि कोई अगर रीजनेबल लॉ है उसको छोड़ के अगर वो डिप्राइव कर रहा है तो ठीक है, लेकिन वो भी जस्ट होना चाहिए। ठीक है, एक मीनिंगफुल और डिग्निटी जो प्रोवाइड करता है ये लॉ। ठीक है, इस लॉ में जो है वेरियस चीज़ें ऐड की गई हैं, जैसे फेयर ट्रायल होनी चाहिए, प्रिजनर को नेसेसरी चीज़ें मिलती चाहिए, वुमेन्स को डिसेंसी और डिग्निटी से जो है ट्रीट करना है ना, और क्या, अगेंस्ट पब्लिक हैंगिंग रोक के, देखो पब्लिक हैंगिंग रोक दी है ना, पहले जो है लोगों के सामने जो है फांसी दी जाती थी, वो भी रोक दी, क्योंकि ये एक इंसान की पर्सनल डिग्निटी, एक क्रिमिनल की भी पर्सनल डिग्निटी होती है ना,
अच्छा, राइट टू रोड से, जैसे हिली एरियाज़ में कि उनको भी रोड्स मिलनी चाहिए, उनको भी एक पब्लिक फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए, उनकी राइट टू लाइफ का हक है, रेपुटेशन, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक हक है। आरटीआई पास हुआ आर्टिकल 20 से ही, 21 से ही तो निकला है ना। ठीक है, कुछ रूलिंग देखते हैं अगर सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में कुछ कहा है कि नहीं कहा, देखते हैं। तो आर्टिकल 21 के रिलेटेड जो सुप्रीम कोर्ट की हम कुछ हेयरिंग देखते हैं कि 1978 में जो है 1978 में एक्सपेंशन ऑफ आर्टिकल 10, मेनका गांधी केस में 1978 में सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि जो आर्टिकल 21 है वो सिर्फ गारंटी नहीं करता राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी विच कैन, वो गारंटी करता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी विच कैन नॉट बी कर्टेल्ड एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू ए फेयर, जस्ट और रीजनेबल प्रोसीजर। तो प्रोसीजर, ठीक है, किसी रीजनेबल प्रोसीजर के अकॉर्डिंगली ही सिर्फ किया जाता है किसी लॉ के। तो कोर्ट ने एम्फसाइज किस पे किया, प्रोसीजर मस्ट बी फेयर नॉट आर्बिट्री। ठीक है, ओके, कि एक लॉ के अकॉर्डिंगली, एक प्रोसीजर के अकॉर्डिंगली ही होगा, ये नहीं कि बस मन आया तो कर दिया, आर्बिट्री एक्शन नहीं होगा, रीजन जो है प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। और कोई केस एक आया था कि इसमें गोपालन केस में आर्टिकल 21 के इंटरप्रिटेशन जो सुप्रीम कोर्ट ने रूल की थी कि राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी कुड ओनली बी कर्टेल इन अकॉर्डेंस विद प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, है ना। यहाँ पे होएवर इट हेल्ड दैट ही डिड नॉट गारंटीड द राइट टू बी फेयर ट्रायल और ड्यू प्रोसेस एज लॉन्ग एज द प्रोसीजर वर लॉफुल। देखो, जब गोपालन केस आया था ना, गोपालन केस में क्या किया था कि गोपालन केस आया था 1950 में ना, इसने कहा था कि प्रोसीजर फेयर होना चाहिए, है ना, और अगर उस फेयर प्रोसीजर से आपने किसी की राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को कर्टेल कर दिया तो भी चलेगा, है ना। प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ था, है ना। ये एक नैरो इंटरप्रिटेशन दी गई है ना आर्टिकल 21 की। लेकिन जब मेनका गांधी केस हुआ, जो मैंने अभी पीछे बताया 1978 में हुआ था, वो है ना तकरीबन 20-28 साल बाद शायद, है ना, 1978 में, तो उसमें जो है कोर्ट ने कहा नहीं, सिर्फ प्रोसीजर जो है, सिर्फ प्रोसीजर जो एस्टैब्लिश किया गया लॉ कहते हैं वो नहीं, बल्कि प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ नहीं, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ भी फॉलो होनी चाहिए। क्या वो लॉ भी अनफेयर है, फेयर है कि नहीं, जिस लॉ के अकॉर्डिंगली मतलब जो है ये इसकी पर्सनल लिबर्टी को कटेल किया, क्या वो भी फेयर है कि नहीं। सिर्फ ये नहीं कि लॉ का जो प्रोसीजर आगे है, जो लॉ बना हुआ है वो ही चलेगा, नहीं, प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ नहीं, वो लॉ को भी चेक किया गया। तो एक वाइडर इंटरप्रिटेशन ली कि नहीं, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ नहीं, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ भी फॉलो होगा। ठीक है, समझ गए। तो अब आते हैं आर्टिकल 21 में। देखो, आर्टिकल जो 21 है वो हो गया। अब हम लोग जो है आर्टिकल 21 में ही जो है जो दो तरीका की जो है लोगों को डिटेंशन होती है, एक प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज है, प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज आते हैं फिर, है ना, जो कोर्ट अप हेल्ड वैलिडिटी ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन इन लॉ स्टेटिंग के दैट एज लॉन्ग एज द लॉ कैन बी लॉ एनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट एंड फॉलोज ए ड्यू प्रोसेस दे वेर कॉन्स्टिट्यूशनल। और दूसरा था एक नैरो स्कोप लिया कि जजमेंट ने इंटरप्रिटेटेड दैट आर्टिकल 21 narrowly focus on the legality of the procedure rather than the right that individual might expect under this procedure। समझे नहीं समझे कि जजमेंट ने एक 19 मैंने बताया नैरो प्रोसीजर लिया कि जो लॉ है वो लीगल होना चाहिए, फोकस किया सिर्फ लीगैलिटी पे प्रोसीजर की, ये नहीं कि जो राइट्स हैं इंडिविजुअल के वो क्या एक सेट ऑफ प्रोसीजर्स फॉलो किए गए हैं कि नहीं जो राइट्स को कर्टेल करने के लिए, क्या वो लॉ भी फेयर है कि नहीं जिसके अकॉर्डिंगली तुम्हें अरेस्ट किया जा रहा है, तुम्हें उठाया जा रहा है ना। प्रिवेंटिव डिटेंशन को होएवर जो है गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशनली जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने इसमें। ठीक है, मेनका गांधी केसेस में आगे जाके और इसमें डेवलपमेंट्स हुई जहाँ प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ भी आया, ठीक है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ भी आया, है ना। तो आर्टिकल 21 में चलते हैं। आर्टिकल 21 जो है ये ऐड किया 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने, है ना 21 पहले से था, 21A जो है वो कब ऐड किया गया 2002 में, है ना। और इसने मैंडेट किया कि स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री और कंपलसरी एजुकेशन टू ऑल द चिल्ड्रन 6 to 14 ईयर्स। तो 6 to 14 ईयर पहले DPS भी था ये, लेकिन 6 to 14 ईयर जो एलिमेंट्री एजुकेशन है उसे फंडामेंटल राइट बना दिया 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने 2006 ने, कि 6 से 14 साल की ईयर्स के जो लोग हैं बच्चे हैं उन्हें ये उनका ये फंडामेंटल राइट है कि उन्हें एजुकेशन दी जाए। ठीक है, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने जो है इंट्रोड्यूस किया एक सिग्निफिकेंट चेंज जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, पर्टिकुलरली कंसर्निंग टू राइट टू एजुकेशन। ठीक है, अब देखो फंडामेंटल ड्यूटी भी था आर्टिकल 51A एम्फसाइज के दैट इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन टू प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी और एजुकेशन टू हिज और हर चिल्ड्रन। अपने बच्चे या बच्ची को जो है एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए उसकी एक फंडामेंटल ड्यूटी है। किसकी फंडामेंटल ड्यूटी ऐड थी 51A में। ठीक है, ये था
आर्टिकल 21 है, आर्टिकल 45 में भी ये जो अमेंडमेंट जो चेंजेस लाए गए, फिर आर्टिकल 45A में, ठीक है, 45 में जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल था इन्फोर्सेबल नहीं है कोर्ट के द्वारा, तो इसलिए उन्होंने जो है फंडामेंटल राइट में इसको कन्वर्ट कर दिया ताकि ये इन्फोर्सेबल हो कोर्ट में अगर किसी को जो है राइट टू एजुकेशन नहीं मिल रहा। देखो, राइट टू एजुकेशन एक्ट जो 2009 में पास किया गया, ये एक्ट ने जो है ऑपरेशनलाइज किया जो आर्टिकल 21A था, ठीक है। ये आउटलाइन के रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की, स्कूल्स की एंड पेरेंट्स की इंश्योर करना है कि एक्सेस मिले बच्चों को जो है एजुकेशन का, फ्री और कंपलसरी एजुकेशन जो 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज में जो मिलनी चाहिए। नो चिल्ड्रन शैल बी डिनाइड एडमिशन बेस्ड ऑन रेस, कास्ट और रिलीजन, किसी रेस, कास्ट या रिलीजन या सेक्स के बेस पर है ना, या किसके जेंडर के बेस पर है ना, इसको जो है एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में जो है जॉब नहीं मिलेगी, सॉरी एडमिशन नहीं मिलेगी, इसको जो है ख़त्म कर दिया। और नॉर्म्स फॉर स्टूडेंट टीचर रेशियोज है एंड स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर भी जो है इंक्लूड किया गया इस आर्टिकल, इस अमेंडमेंट ऑफ जो राइट टू एजुकेशन एक्ट पास किया गया था, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम लोग प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट और डिटेंशन इन, क्या है आर्टिकल 22, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको ध्यान से देखना। देखो, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन ये एक फंडामेंटल एस्पेक्ट है इंडिविजुअल राइट का इंडिया में, प्राइमरली जो इंश्राइन किया गया आर्टिकल 22 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, किसमें 22 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। देखो, इसमें दो तरह की जो है डिटेंशन आती है। एक तो प्यूनिटिव डिटेंशन है, ये टिपिकली रेफर की जाती है डिटेंशन ऑफ इंडिविजुअल एज ए पनिशमेंट फॉर ए क्राइम दे हैव कमिटेड, कोई क्राइम उसने कमिट किया उसके लिए जो है उसे गिरफ्तार किया गया। एक प्रिवेंटिव डिटेंशन होती है, ये एक लीगल मेजर जो है अलो करती है अथॉरिटी डिटेन करने के लिए भी, किसी भी इंडिविजुअल को अरेस्ट करने के लिए विदाउट ट्रायल, किसी भी ट्रायल के, यूजुअली क्या प्रिवेंट करने के लिए कि कोई फ्यूचर क्राइम के, मतलब आपको शक है कि ये बंदा जो है किसी का फ्यूचर में कोई क्राइम करने वाला है ना, तो इस शक के आधार पर जो है इसे डिटेन किया जाता है, क्या प्रिवेंटिव डिटेंशन। हालांकि ये जो है किसी भी मुल्कों के, बाकी मुल्कों की जो है जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं बड़ी, उनमें ऐसा ये लॉ नहीं पाया जाता, क्योंकि ये इट इज़ अगेंस्ट द पब्लिक लिबर्टी, पर्सनल फ्रीडम और पब्लिक लिबर्टी के। लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये है, कुछ की प्रोविजंस पढ़ते हैं, ठीक है, जो आर्टिकल 22 प्रोवाइड करता है। देखो, आर्टिकल 22 का जो क्लास ए है वो कहता है कि कोई भी पर्सन अरेस्ट नहीं किया जाएगा, शैल बी डिटेन्ड विदाउट बीइंग इन्फॉर्म्ड ऑन द ग्राउंड फॉर द अरेस्ट एज सुन एज पॉसिबल, कि देखो बिना उसको बताए किस चीज़ के लिए उसे अरेस्ट किया जा रहा है, मतलब जैसे ही कोई अरेस्ट करने जाएगा उसको उसका क्राइम बताया जाएगा कि हम इस आधार पे तुम्हें अरेस्ट कर रहे हैं। आर्टिकल 22 जो सब क्लॉज 1 है वो ये कहता है कि आप जो है, आप जब किसी को, पुलिस जब किसी को पकड़ने जा रही है तो उसको उसका क्राइम बताया जाएगा ऑन ग्राउंड, किस ग्राउंड पे आप उसे अरेस्ट कर रहे हो, ठीक है। राइट जो वो आर्टिकल 21 एक और देता है लीगल काउंसल, कि हर जो अरेस्टेड पर्सन है उसे ये राइट है कि वो कंसल्ट करे या और बी डिफेंडेड बाय एक लीगल प्रैक्टिशनर के द्वारा, उसकी चॉइस का जो है उसे हक है कि वो अपनी चॉइस का कोई जो है लॉयर जो है कर सकता है अपने आप को डिफेंड करने के लिए कोर्ट में, ठीक है। राइट टू बी प्रोड्यूस्ड बिफोर मजिस्ट्रेट, 24 आवर्स के अंदर अंदर उसे किसी नज़दीकी जो है नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के सामने जो है उसे क्या किया जाएगा, उसे प्रेजेंट किया जाएगा। इसमें जर्नी टाइम निकाल दिया जाता है ना। उसके अलावा नो पर्सन कैन बी डिटेन्ड बियॉन्ड दिस पीरियड विदाउट द अथॉरिटी ऑफ मजिस्ट्रेट, बिना मजिस्ट्रेट की जो है परमिशन के 24 आवर्स से ज़्यादा जो है उसे नहीं रखा जा सकता, किसके बिना जो है उसे प्रेजेंट किए मजिस्ट्रेट के खिलाफ, और मजिस्ट्रेट डिसाइड करेगा कि इसे अथॉरिटी के अंदर रखना है या नहीं रखना है, ठीक है। तो ये है राइट टू बी प्रोड्यूस्ड बिफोर मजिस्ट्रेट। ये आर्टिकल 22 की कुछ जो है कुछ क्या है से, देखो ये सेफ गार्ड्स जो है ना, ये एनिमी के लिए नहीं है, ये जितने भी सेफ गार्ड्स मैंने आपको 3-4 बताए ना, ये एनिमी के लिए नहीं या किसी एलियंस के नहीं, ये जो है राइट्स जो है सिटीजन्स को प्रोवाइडेड है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। कोई नॉट अवेलेबल टू एलियन और पर्सन अरेस्टेड और डिटेन अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन। देखो जब प्रिवेंटिव डिटेंशन में भी जो लोग पकड़े जाएंगे ना, उनके लिए भी ये जो है ना, ये आर्टिकल सब क्लॉज 21.2 है ना, जो है 20 आर्टिकल्स जो हैं, ये जो राइट टू बी लीगल काउंसल, राइट टू बी इन्फॉर्म, प्रोसीजर बिफोर मजिस्ट्रेट, प्रोड्यूस बिफोर, ये जो है प्रिवेंटिव डिटेंशन में, प्यूनिटिव डिटेंशन में, ठीक है। अगर वो किसी क्राइम कमिट कर चुका है और उसमें पकड़ा गया, ये नहीं कि वो फ्यूचर में कोई क्राइम कमिट कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट हैपेंड। तो नेक्स्ट है आर्टिकल 22 का हमने फर्स्ट पार्ट देखा, अब आर्टिकल 22 का सेकंड पार्ट देते हैं। पहला पार्ट तो हमने
प्यूनिटिव डिटेंशन देखा। आप जो है प्रिवेंटिव डिटेंशन में देखते हैं। यहाँ पे जो है आर्टिकल 22 जो सब क्लॉज 3 से लेकर 22 सब क्लॉज 7 तक इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करता है। ये क्लॉज कहता है कि जो आर्टिकल जो क्लॉज 1 और 2 था, कौन सा था क्लॉज 1 और 2? ये था क्लॉज 1 और 2 के टू बी राइट टू बी इन्फॉर्म्ड और राइट टू लीगल काउंसिल, है ना। ये जो है ये दो है ना, किन लोगों के लिए नहीं अप्लाई हुई? जो एनिमी एलियन है, किसी दूसरी कंट्री से, जो दुश्मन कंट्री से, या जो पर्सन डिटेन किया जाएगा प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर, मतलब कोई फ्यूचर में क्राइम कर सकता है उसके लिए डिटेन किया जाएगा। अब देखो आर्टिकल जो 22 सब क्लॉज 4 ये भी कहता है कि कोई भी जो प्रिवेंटिव डिटेंशन में जो है डिटेन किया जाएगा, अथॉरिटी को क्या इस डिटेन पर्सन को जो है 3 मंथ से ज़्यादा नहीं रख सकते। अगर रखोगे भी 3 मंथ से ज़्यादा, सिर्फ एडवाइजरी बोर्ड एक जो कंस्टिट्यूट किया जाएगा जिसमें एक हाई कोर्ट का जज होगा ना, अपॉइंटेड एज ए जो और टू बी क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज ए जज ऑफ ए हाई कोर्ट। कोई जो जज है या अपॉइंट करने जैसा हो सकता है, उसके सामने जो है वो अगर ना कह दे कि एक्सपायरेशन पीरियड के 3 मंथ के अंदर कि इशू जो है उसके ओपिनियन में ये सफिशेंट कॉज है कि नहीं डिटेंशन का, ठीक है, वो जो है एडवाइजरी जो बोर्ड है वो डिसाइड करेगा कि इसको 3 मंथ से ऊपर रखा जा सकता है या नहीं रखा जा सकता, ठीक है। इस तरीके से होगा, ठीक है। तो या फिर कोई पार्लियामेंट जो है या सर्कमस्टांस या क्लास या केस इन विच ए पर्सन कैन बी डिटेन फॉर मोर देन 3 मंथ अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन विदाउट ऑब्टेनिंग द किसके पार्लियामेंट अगर ऑथराइज करे कोई और, ठीक है, या मैक्सिमम पीरियड जिसमें ये पर्सन डिटेन करके रखा है क्लास ऑफ केस में प्रिवेंटिव डिटेंशन में, ये जो है एडवाइजरी बोर्ड इंक्वायरी के बाद रखेगा। लेकिन 44 जो अमेंडमेंट एक्ट था 1978 का, है ना, उसने क्या कहा कि जो पीरियड है डिटेंशन का उसको क्या कर दिया, ओपिनियन ऑफ एडवाइजरी बोर्ड को जो है 3 मंथ से घटाकर, है ना, 3 मंथ से घटाकर 2 मंथ कर दिया कि 2 मंथ के अंदर जो है एडवाइजरी बोर्ड का ओपिनियन लेना पड़ेगा। लेकिन ये जो है ये प्रोसीजर अभी भी जो है फोर्स में लाना बाकी है। 1978 में लाया था, अभी भी 3 मंथ ही चल रहा है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिस्लेटिव पावर जो है विद रिगार्ड टू जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है ना बिटवीन पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर है ना, वो अथॉरिटीज़ बनाती हैं कंसर्निंग इसके रीजन से, ठीक है। तो अथॉरिटी मेकिंग द ऑर्डर ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन मस्ट कम्युनिकेट ऑन अ ग्राउंड ऑन विच द ऑर्डर मेड बाय द पर्सन टू बी डिटेन एज सुन एज दे मे डिटेन द पर्सन मस्ट गिवन द अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी टू मेक द रिप्रेजेंटेशन अगेंस्ट द डिटेन ऑर्डर, ओके। लेकिन द अथॉरिटीज़ के पास शैल एज सुन एज मे बी कम्युनिकेटिंग द पर्सन हु इज़ डिटेन द ग्राउंड ऑन विच द ऑर्डर हैज़ बिन मेड, कि जो अथॉरिटीज़ है जिन्होंने डिटेन किया है उसको रीज़न भी बताना पड़ेगा क्यों उसे डिटेन किया गया है, किसको, इसको, ठीक है। एज सुन जितना जल्दी हो सके, ये नहीं ऑन द ग्राउंड, है ना, किस ग्राउंड पे इसे डिटेन किया जाएगा इसको जल्दी से जल्दी ये बात बतानी पड़ेगी। एक और क्लॉज है, क्लॉज जो है 22 का 7 है, ये क्लॉज स्टेट करता है कि अथॉरिटी मेकिंग द डिटेंशन ऑर्डर इज नॉट रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज सर्टन ग्राउंड्स इफ इट इज़ अगेंस्ट पब्लिक इंटरेस्ट टू डू। ये नहीं भी बता सकते किसी इंसान को डिटेन किया अगर ये लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ है। अब ये कितनी वेग चीज़ है मानने की, सोचो कि पब्लिक इंटरेस्ट के नाम पे उसको ना बताया जाए, उसको महीनों तक डिटेन करके रखा जाए, कितना पर्सनल लिबर्टी के खिलाफ है ना। ये ज़्यादातर बड़ी बड़ी डेमोक्रेसी कंट्रीज़ में ऐसे लॉज नहीं है, इंडिया में है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये फेयर और जस्ट है, ठीक है। अब देखते हैं कब तक चलता है। चलते हैं आर्टिकल 23 में जो प्रोहिबिट करता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग और फोर्स लेबर को। देखो ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो आर्टिकल 23 से क्लॉज 1 है वो एक्सप्लिसिटली प्रोहिबिट करता है कि किसी भी ह्यूमंस को जो है एक जगह से दूसरी जगह एज ए बिजनेस नहीं यूज़ किया, ट्रैफिक नहीं किया जाएगा, एज ए क्राइम ट्रेड नहीं किया जाएगा, है ना, फोर्स लेबरिंग नहीं किया जाएगा, उनका प्रोस्टिट्यूशन नहीं किया जाएगा, या किसी अदर फॉर्म का जो है ह्यूमन एक्सप्लॉयटेशन जो है कम्प्लीटली बैन है, इट्स अ क्राइम, है ना। फोर्स लेबर जैसे किसी को जो है फोर्स लेबर मतलब कि प्रोहिबिटेड फोर्स लेबर के मीनिंग के पर्सन को इंडिविजुअली कैन नॉट बी कंपेल्ड टू वर्क अगेंस्ट देयर विल, किसी की मर्जी के खिलाफ उसको ज़बरदस्ती काम नहीं करवाया जाएगा। माता पिता की अलग बात है, घर वालों की वो करवाते हैं बच्चों से अच्छा मजाक कर रहा। द लेबर दैट इज एक्सट्रैक्टेड अंडर ए थ्रेट फॉर पनिशमेंट और कोरिजन इज कंसिडर्ड टू बी फोर्स लेबर। तो किसी सजा से डर से या ज़बरदस्ती किसी से जो है फोर्स लेबर नहीं करवाई जाएगी। ये आर्टिकल 23 सब क्लॉज 1 जो है क्लियरली मेंशन करता है। पनिशमेंट ऑफेंडर के लिए तो स्टेट जो है इंपावर करती है, लॉ बनाए गए हैं जो पनिश करने के लिए जो ऐसी प्रैक्टिसेस में या ट्रैफिकिंग में या फोर्स लेबर में इंगेज्ड है। लेजिस्लेचर और आर प्रिवेंटिंग एट सच प्रैक्टिस एंड प्रोवाइडिंग पीनल फॉर द ऑफेंसेस। कौन कौन से देखो सर्वल लॉज पास किए गए हैं आर्टिकल 23 में जो कॉम्बैक्ट करते हैं इन चीज़ों को, जैसे इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट 1956 का है जो सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन और ट्रैफिकिंग के अगेंस्ट है, या बॉन्डेड लेबर एक्ट जो पास किया गया है एक्ट अबॉलिशन का, है ना। तो ये जो है स्लेवरी और ऐसे जो है जो
ज़बरदस्ती की जो लेबर करवाई जाए, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, ये लिंक किया गया है ट्रैफिकिंग के साथ लॉ, है ना, और क्रिएट करता है कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क जो प्रिवेंट करता है ऐसे जो है जस्टिस प्रोवाइड करता है ऐसे विक्टिम के लिए और प्रिवेंट करता है ऐसी एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, ये कुछ लॉज हैं। आर्टिकल 24 पे चलते हैं और फिर जो है ख़त्म करते हैं, और कल जो है लास्ट लेक्चर करेंगे फंडामेंटल राइट का जो 25 से 32 33 तक होगा। ठीक है, ओके। लास्ट है कि आर्टिकल 24 क्या स्टेट करता है कि प्रोटेक्शन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज। देखो चिल्ड्रंस को जो है जो आर्टिकल 24 है वो एक्सप्लिटली जो है प्रोहिबिट करता है उनकी एम्प्लॉयमेंट बिलो द एज ऑफ 14। देखो बिलो द एज ऑफ 14, है ना, फैक्ट्रीज में, माइंस में, या फिर हैजार्डस ऑक्यूपेशन में। हैजार्डस ऑक्यूपेशन ये नहीं कि जो आपके समझ लो आपकी फैमिली की कोई दुकान है तो उस पर बच्चा जाके बैठ सकता है, वो नहीं है। हैजार्डस नहीं है। अगर चाय की कोई टपरी है वो नहीं है। फैमिली बिजनेसेस में प्रोहिबिट नहीं है। ठीक है, ये जो है फैक्ट्रीज या माइंस या कोई हैजार्डस ऑक्यूपेशन है उसमें ये एम करता है प्रोटेक्ट करने की चिल्ड्रंस की एक्सप्लॉयटेड लेबर प्रैक्टिस को दैट कैन हार्म देयर हेल्थ, डेवलपमेंट और एजुकेशन। ये भी चाय की टपरी पे फैमिली की बैठ सकता है लेकिन स्कूल आवर में नहीं, स्कूल जाएगा क्योंकि वो भी एक फंडामेंटल राइट है बचेगा। तो हैजार्डस वर्क से एक्ट जो है स्पेसिफिकली जो है टारगेट करता है इन्वायरमेंट दैट आर डीमीन्ड हो हैजार्डस विच मे पोज रिस्क टू द फिजिकल और मेंटल वेलबींग। किसी भी फिजिकल या मेंटल वेलबींग को चैलेंज करता है माइनिंग एक्टिविटीज़ में या फिर किसी केमिकल फैक्ट्रीज में, है ना, या फिर पेट्रोलियम फैक्ट्रीज में, रिफाइनरीज में, ऐसी जगह पे काम करने से, है ना। तो ये इस तरह से प्रोटेक्ट करता है ये चिल्ड्रंस को। देखो इसको इन्फोर्स करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बहुत सारे प्रोविजंस भी बनाए हैं। 1986 का जैसे ला है चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन और रेगुलेशन एक्ट, है ना, इसमें भी जो है हैजार्डस इंडस्ट्रीज और वर्किंग कंडीशंस ऑफ द चिल्ड्रन इन नॉन हैजार्डस ऑक्यूपेशन है रेगुलेट करता है। नॉन हैजार्ड देखो हैजार्डस में तो कंप्लीटली बैन करता है ना, नॉन हैजार्डस में भी रेगुलेट करता है ना। तो राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, जैसे 2009 का हमने ऊपर पढ़ा 2009 का आर्टिकल जो 6 to 14 ईयर्स को जो है कंपलसरी जो है एजुकेशन प्रोवाइड करने की बात करता है ना, जो उनका राइट है, जो रिड्यूस करेगा चाइल्ड लेबर्स को फ्रॉम प्रमोटिंग, है ना, और अटेंडिंग स्कूल। मिड डे मील जैसी स्कीम लाई गई है इन चीज़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो ये रहा आज के जो है हमने पढ़ा लेक्चर, जो है लेक्चर 3 जो है हमने आज कर लिया फंडामेंटल राइट्स का। ठीक है, थोड़ा लेंदी है और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी, आप 1-2 बार देखोगे आपको समझ आएगा, थोड़ी नोट्स को पढ़ोगे समझ आएगा। इट इज़ इनफ, आई वुड से इट इज़ इनफ, है ना। तो मैंने डिफरेंट सोर्सेज से जो है ऐड करने की कोशिश की। कल हम लास्ट चैप्टर करेंगे जो आर्टिकल 25 से हम लोग जो है कंप्लीट करेंगे, उसमें क्रिटिसिज्म पे पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स का, है ना। सीधा चलेंगे पूरा 32 आर्टिकल्स तक, यहाँ से 25 से 32 तक कंप्लीट करेंगे और उसके बाद जो है कुछ क्रिटिसिज्म देखेंगे फंडामेंटल राइट्स का, क्या क्या क्रिटिसिज्म हुआ है ना, और उसके कुछ बेसिक एम्स देखेंगे क्या क्या इसका हुआ है, कौन से राइट आउटसाइड द फंडामेंटल राइट्स, आउटसाइड पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, ये पार्ट 3 में आता है ना फंडामेंटल राइट्स। तो पार्ट 3 से आउटसाइड कौन कौन से हैं जो राइट्स जो सिटीजन्स को दिए गए हैं ना, और फिर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे हम राइट टू प्रॉपर्टी का क्या हुआ जो फंडामेंटल राइट से जो निकाल दी गई। ठीक है, ओके, तो आज इतने रखते हैं, गुड बाय।